साथियों, आपको अगर इस देश में आपका सत्यानाश अगर कोई वजह से हो रहा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होने के कारण हो रहा है। 70 साल हो गए तथाकथित आजादी को, 65,000 फसाद कराए। कांग्रेस के कार्यकाल का रिकॉर्ड है, 65,000 फसाद कराएंगे। तो ताला लगाया गया है, तो ताला खुलवाओ, कैसे भी करो ताला खुलवाओ। 1949 से 1986 तक वहां विवाद को कायम था। अब उनको जल्दी पड़ी और लोकसभा के प्रचार की पहली सभा शिलान्यास करके करवाना था, तो उस जज ने राजू जी के कहने पर फैजाबाद जिले के ब्राह्मण जज ने ताला खुलवाया। ताला खुलवाने की वजह उसने बताई कि मैं जब ऐसा बैठा था, खिड़की से देख रहा था, तब वहाँ एक काला बंदर बैठा हुआ था। कोर्ट में आने जाने वाले लोग उसको चने फुटाने दे रहे थे, वो खा नहीं रहा था। ब्रेड दे रहे थे, वो चुपचाप मेरी तरफ खिड़की से मुझे देख रहा था, मैं उसकी तरफ देख रहा था। और देखा देखी में मुझे दैवी संदेश मिला कि मुझे ताला खुलवाना चाहिए। मैंने फौरन कलम उठाई और विवादित जगह का ताला खुलवाने का आदेश दे दिया। फिर मैं वहां से निकल पड़ा। मेरे साथ पुलिस लोग थे, सरकारी गाड़ी थी, उससे मैं निकलकर मेरे सरकारी आवास पर गया। तो जो मायूस काला बंदर बैठा था, वही बंदर मेरे सरकारी बरामदे में झूम रहा था और कुदर रहा था, मतलब खुशी से झूम रहा था, उछल रहा था। तब मुझे लगा मैंने जो फैसला दिया वो जायज फैसला है। ये जज ने रिटायर होने के बाद DRG साहब उसने अपनी बायोग्राफी लिखी और बायोग्राफी में उसने वाकयात लिखा। तो आप कल्पना करो जजेस का इस्तेमाल किस ढंग से किया जा रहा है, किस ढंग से किया जा रहा है। ये कानून है, इसको कानून बनाया जा सकता है। तो इस देश में सेकुलर नामक जो कॉन्सेप्ट है, क्या सेकुलर का ठेका मुसलमान ने लिया है? 5 साल बाद वही चौराहे पर नजर आते हैं मुसलमान सेकुलर की तख्ती लेके हुए। तो इस देश में 3.5% ब्राह्मणों के 5 राष्ट्रीय दल बन गए। कांग्रेस ब्राह्मण दल, बीजेपी ब्राह्मणों का दल, कम्युनिस्ट पार्टी, माकप, भाकप ब्राह्मणों की पार्टी, 5वें नंबर की पार्टी है ममता बनर्जी, ब्राह्मणों की पार्टी है। एक भी राष्ट्रीय दल मुसलमान का नहीं है, एक भी राष्ट्रीय दल शेड्यूल कास्ट का नहीं है। जमहूरियत में वोट हमारा है, राज अल्पसंख्यक विदेशी लोगों का चल रहा है। शेड्यूल कास्ट की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। जो पार्टी बनाई थी माननीय कांशीराम जी ने, उस पार्टी को सतीश मिश्रा ने 0 पार्टी में तब्दील कर दिया। बनाई थी उन्होंने, मेहनत से बनाई थी। उस पार्टी में ब्राह्मण की घुसपैठ हो गई, पार्टी का सत्यानाश हो गया। ओबीसी की भी एक भी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं है। तो ये जो एक जालिम का विकल्प दूसरा जालिम नहीं हो सकता, इसके पीछे मकसद ये है कि आप आरएसएस और बीजेपी को दुश्मन मानते हो। ये तो समझ में आ रहा है कि आपको ये दुश्मन नजर आ रहा है, मगर मीडिया के द्वारा जो बातें प्रचार में लाई जाती है, आप उसी के प्रभाव में आते हो। तो किस आधार पर माना जा सकता है कि आपको जालिम और दोस्त पता चल गया है? साथियों, अभी ये जो देश में गठबंधन बनाने की बात चल रही है, गठबंधन बनाने के लिए कौन सा नाम होना चाहिए, इसकी भी चर्चा हो रही है। मगर राहुल गांधी ईवीएम के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, यानी सभी समस्याओं का मूल जड़ ईवीएम है। मुझे आश्चर्य लगा उस दिन जब इनकी साउथ इंडिया से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई राहुल गांधी की, और वो अलग अलग राज्यों से निकलकर जम्मू कश्मीर में पहुंच गए। जम्मू कश्मीर में जब इनकी भारत जोड़ो
यात्रा पहुंची तो उस मंच पर फारूक अब्दुल्ला जो वहां के बड़े नेता है और बुजुर्ग नेता है, उनका स्पीच हुआ। वो आज भी कहते हैं मैं भले ही मुसलमान हूं मगर मैं ओरिजिनल काश्मीरी ब्राह्मण हूं। वो आज भी कहते हैं, खुले हम कहते, वो छुपाते नहीं। इस अर्थ में वो ईमानदार है यानी वो देश बदल के अंदर घुसे हुए। इस्लाम में कोई वंशवाद नहीं, मगर जिस दिन राहुल गांधी वहां पहुंचे उन्होंने एक तकरीर दी 10-15 मिनट और राहुल गांधी तालियां बजा रहे। उसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं इसकी प्रेरणा उनको कहां से मिली। हमें पता ही नहीं चल रहा था कि उनको प्रेरणा कहां से मिल रही है, वो खुद बता नहीं रहे थे। मगर फारूक अब्दुल्ला को हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसने सही वजह बता दी, वो भी मुंह पर बता दी। उसने कहा ऐसी ही भारत की यात्रा शंकराचार्य ने शुरू की थी। आदि शंकराचार्य ने ऐसी ही भारत की यात्रा शुरू कर दी थी। ये दूसरा शंकराचार्य, राहुल गांधी बोले दूसरा शंकराचार्य है। आपको मालूम नहीं इतिहास में मुसलमान का मॉब लिंचिंग अभी हुआ, पहला मॉब लिंचिंग जो हुआ वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुआ था। यहाँ के जो भिक्खु लोग थे उनको मॉब लिंचिंग करके मारा था, ऑर्डर निकाला था कि जो कोई सर कलम ला के देगा वंश का उसको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। और दूसरा मॉब लिंचिंग इसी आदमी ने किया था, आदि शंकराचार्य, और उसके जरिए से भारत से बौद्ध धर्म को खत्म किया गया। तो ब्राह्मण था। तो इसका संदर्भ आपकी समस्याओं को लेकर कर रहे हैं क्या हो? मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो रहा है, इसलिए मैं भारत जोड़ो सुन रहा हूँ। आदिवासियों को नंगा करके पिटाया जा रहा है, इसीलिए मैं भारत जोड़ो कर रहा हूँ। किसानों को सुसाइड करना पड़ रहा है, क्या आपके एजेंडे को लेकर कर रहे? नहीं, ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लोग काम कर रहे हैं। उनके भी बयान आते हैं। जब ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ने अखबार में इश्तिहार छापा, सारे हिंदी अखबार में उसकी इश्तिहार है और हेडिंग था मैं बधाई देना चाहता हूँ कांग्रेस का सीएम, कांग्रेस का सीएम, मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राम मंदिर बनाया। ये सपना तो नेहरू जी और राजीव जी का हुआ, राजीव जी का था, आपने पूरा किया, आपको बधाई। हमारा काम साथियों, आपको अगर इस देश में आपका सत्यानाश अगर कोई वजह से हो रहा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होने के कारण हो रहा है। 70 साल हो गए तथाकथित आजादी को, 65,000 फसाद कराए, कांग्रेस के कार्यकाल का रिकॉर्ड है, 65,000 फसाद कराए गए। आज आरएसएस पर पाबंदी लगाने के लिए कर्नाटक का चुनाव था, तो कहा हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। हम किस पर पाबंदी लगाएंगे? अगर कर्नाटका में चुनकर आए तो हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाए। बजरंग दल तो बच्चा है, बाप तो आरएसएस है। आरएसएस पर कब पाबंदी लगाओगे? आरएसएस पर कब लगाओगे? 2006 में, 2008 में, 2009 में और सन 2011 में सबूत मिल गए थे कि देश के अंदर जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं ये आरएसएस के लोगों ने, सबूत मिल गए थे, एविडेंस मिल गया था। इतना ही नहीं, ये जानकारी आप लोगों को शायद वो पहली बार आप सुन रहे होंगे, 26/11 का हमला, यह भारत सरकार की जो आईबी विभाग है उनके द्वारा और पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा एडजॉइनिंग बॉम्बे में किया गया। ये जानकारी महाराष्ट्र का पूर्व आईजी मुशर्रफ साहब ने लिखा हुआ है कि भारत में प्लानिंग में फसाद किया गया, ये तो है, मगर इंटरनेशनल ग्रुप के साथ समझौता करके 26/11 का अटैक किया गया। सारे सबूत थे, पाबंदी लगा सकते थे आरएसएस के ऊपर, मगर पाबंदी नहीं लगाया।
2011 की बात है। आज भी आज तक चैनल जो ऑनलाइन है उस पर एक खबर आज भी अवेलेबल है इंटरनेट पर। आरएसएस का प्रवक्ता भैया जोशी और उसके साथी लोग तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाकर मिले और मनमोहन सिंह को उन्होंने लिखित में मेमोरेंडम दिया और मीडिया में खबर छपकर आई। वो खबर ये थी कि हम लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ लंबी बैठक करके चर्चा की। हमारी बात यही थी कि महाराष्ट्र एटीएस ने जो लोग पकड़े हैं उसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है और एक शंकराचार्य पांडे है, उत्तर प्रदेश का रमेश उपाध्याय है, बंगाल का असीम चटर्जी है। इन लोगों से संघ के प्रमुखों और जो संघ का दूसरा बड़ा नेता इंद्रेश कुमार, इन दोनों के जान को खतरा है, इसलिए इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करो, ऐसा हमने लिखित में मेमोरेंडम दिया। यानी कोई क्राइम करना है तो लिखित में क्या दिया, हम इसके विरोधी है। और जो जांच कर रहा था 26/11 में वही मारे गए। यानी क्राइम करने का कितना ठंडा दिमाग है। रिकॉर्ड में दिखाया, कल हमारा नाम अगर लीक हो गया, रिकॉर्ड में क्या दिखाया, हमने तो कहा इनसे जान को खतरा है और जिन लोगों से जान को खतरा है वो एटीएस प्रमुख कर करे और वो जो कामते थे वही कैसे मारे गए जो उनकी जांच कर रहे थे। ये भी बड़ी गजब की बात है। दूसरे अधिकारी मरते तो हम मानते हैं, मगर मरे वही क्यों जिन्होंने आरएसएस को बयान करने के तमाम सबूत लाए थे। साथियों, आज आरएसएस अगर जिंदा है उसकी वजह कांग्रेस है। ये रियलिटी है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिस महिला ने जिसका फोन टैपिंग किया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर का फोन टैपिंग किया गया और उसकी खबर लीक हो गई मीडिया में, उसका क्या डायलॉग है, मेरे नाम की स्कूटर है। अरे तुमने मस्जिद के किनारे लगाया, तुम बीचों बीच क्यों नहीं लगाया? इतने कम मुसलमान क्यों मरे? उसका डायलॉग है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का डायलॉग क्या है, मालेगांव के अंदर मेरी स्कूटर है, उसका मेरे नाम पर दर्ज है। वो उसकी प्लेट रहेगी इसीलिए पता चला, वो प्लेट चाहता फट जाता तो पता नहीं चलता। तो वो कह रही है मुझे उसका डर नहीं है, मगर वो जिसको जिम्मेदारी लगाया था वो कह रही है इतने कम मुसलमान क्यों मरे। ये लीक किया कांग्रेस के समय में, हमको कहां से पता चला? अखबार में खबर पता चला। किसने लीक किया? कांग्रेस के लोगों ने लीक किया। अब उनके पास इतना उसने खुद कबूल किया। आज वो कहाँ होनी चाहिए थी? प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहाँ है? आज वो कहाँ होनी चाहिए थी? वो तो जेल में होनी चाहिए थी। उनके ऊपर तो मुकदमा लगा था, फिर भी उनको जमानत नहीं मिल सक रही थी। इसके बावजूद साथियों आज वो बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि कांग्रेस ने आरएसएस को पूछा। तुम सब विषय पर बोल रहे हो, मगर ईवीएम के मामले में तुम चुप्पी साधे हुए हो और ईवीएम के मामले में अपर कास्ट नेता नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम नेता भी नहीं बोल रहे। मुसलमानों को कहां से पता चलेगा ईवीएम घोटाला होता है? मुसलमानों को भी इसके बारे में बेदार नहीं किया जा रहा है। ईवीएम ही मुसलमानों के मॉब लिंचिंग की वजह है। ईवीएम के कारण ही मुसलमानों को घृणा की नजर से देखा जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। ईवीएम के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 8 अक्टूबर 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के पक्ष में फैसला आया। सुब्रमण्यम स्वामी आज किधर है? राज्यसभा का मेंबर है। किधर है? बीजेपी के अंदर है। उसने केस दर्ज किया, चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाया और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ईवीएम से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते, ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करना संभव है। यह फैसला 8 अक्टूबर 2013 को दिया।
हमारे लोगों को इसकी खबर भी मालूम नहीं है, क्योंकि मीडिया ने इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया। आज अगर हमारे लोगों को 2013-2023 चल रहा है, इसके बारे में अगर बेदारी होती तो दुश्मन के नॉन इशू पर लड़ने की वजह हम हमारे इशू पर लड़ते हैं। आज क्या हो रहा है? मुसलमान का इशू कौन सा है? तो मोदी तय कर रहा है। आदिवासी का इशू कौन सा है? वो आरएसएस तय कर रहा है। अरे हमारा इशू हमको तय करने दो ना, हमारी क्या समस्या है? 8 अक्टूबर 2013 को फैसला आया और उस फैसले के साथ दूसरा एक फैसला आया कि अगर ईवीएम से गड़बड़ी होती है तो चुनाव कैसे करे 2014 में। तब इन्होंने स्टैंड लेना चाहिए था, ठप्पे वाला तंत्र लगाओ, बल्कि उन्होंने भी आग्रह किया हाँ ऐसा किया जा सकता है, इसमें कोई जोड़, इसमें डेवलप किया जा सकता है। तो उसमें ये जोड़ा गया, कोर्ट ने दूसरा फैसला दिया, ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी सिस्टम लगाओ, यानी पर्ची निकलने वाली मशीन लगाओ। 2014 में चुनाव हुए, कितना वीवीपीएटी लगाया? भारत के लोगों को चुनाव आयोग अभी भी नहीं बता रहा है। इसीलिए हम कभी कभी गुस्से में आकर लोकतंत्र को बचाने के लिए बोलते चुनाव आयोग क्या है? ये चुनाव आयोग ये जानकारी छुपा रहा है, चुनाव लगा रहा है। पान बनाने वाला चुनाव लगाता है ना, ये चुनाव लगाने वाला आयोग है, कोई इलेक्शन पारदर्शी ढंग से करवाने वाला नहीं है। 2014 में चुनाव हुए, केवल मात्र 0.31 0.5% भी वीवीपीएटी नहीं लगाया। और इस तरीके से 2014 में बीजेपी ने घोटाला करके केंद्र की सत्ता हथिया ली। कांग्रेस और बीजेपी का आपसी समझौता है, हम तुमको चोर बोलेंगे, राफेल का घोटाला करने वाले बोलेंगे, चौकीदार बोलेंगे, मगर तुम्हें ईवीएम का घोटाला करने वाले महाचोर है ये नहीं बताएंगे। हर मुद्दे पर बोलते हैं मगर ईवीएम के घोटाले पर नहीं बोलते हैं। 2019 में भी समझौता हुआ और 2019 के समझौते के साथ कांग्रेस बीजेपी ने प्लानिंग करके केंद्र में बीजेपी को चुनकर लाया। अब कर्नाटका में जो कांग्रेस की सरकार आई है, ये उसी समझौते का नतीजा है कि देश भर में वामन मेश्राम ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा शुरू कर दिया था और उन्होंने ऐलान किया था कि 2024 के चुनाव में हम ईवीएम फोड़ेंगे। बोल ही रहे थे कि कर्नाटक में कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन फोड़ी भी गई थी, तो लोगों का डाउट बढ़ने लगा। तो कांग्रेस बीजेपी के लोगों को लगा अब लोगों का यकीन कैसे रहे, तो कुछ राज्यों में गैर बीजेपी वाले लोगों को चुनकर लाया जाए, बाद में ईडी के द्वारा उनकी सरकारें गिराई जा सकती है। और ऐसा हुआ, पूर्ण रूप से देश में ब्राह्मण राज काबिज हो गया है। और ब्राह्मण राज काबिज होने की जो वजह है, मुसलमानों ने भी अपने दोस्त दुश्मन को पहचानना होगा। एससी एसटी ओबीसी के अंदर बेदारी कर रहे हैं और ये जालिम लोग है, 3.5% वाले जालिम लोग हैं और ये जालिम लोगों को ताकत देना बंद करना होगा। अगर मुसलमान इस देश में डेमोक्रेसी होने के बावजूद मार दिए जा रहे हैं, हत्या कर दी जा रही है, मॉब लिंचिंग कर दिया जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या करना होगा? आने वाले समय में मुसलमानों के अंदर सामाजिक लेवल का लीडरशिप पैदा करना होगा। माफ करना, सामाजिक लेवल का लीडरशिप नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? कोई भी मौलाना आरएसएस के मंच पर जा रहा है, उसको कोई रोक नहीं, कोई भी जा। हमारा एजेंडा हिंदू मुसलमान एकता का नहीं है, हमारा एजेंडा हिंदू मुसलमान एकता का नहीं है। हिंदू यह गाली है, ये ब्राह्मण लोग बोलते हैं हिंदू ये गाली है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब में पेज नंबर 81 पर लिखा, क्या लिखा? हे ब्राह्मणों, हे आर्य ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है जिसका अर्थ होता है नीच, कपटी, छली, गुलाब। तो ये तुम्हारी पहचान नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण 1884 में गाली मान रहे थे, आज वो गर्व के समान मान रहे। इसलिए आने वाले समय में ब्राह्मण लोग हिंदू मुसलमान ये उनका गेम का फायदे वाला गेम है। तो हमारी लड़ाई हिंदू मुसलमान एकता की नहीं है,
हमारी लड़ाई मूल निवासियों की एकता है। अब डीएनए ने तय कर लिया है, अब इतिहास करना चाहते हैं। तो इतिहास का सिद्धांत क्या है? इतिहास का सिद्धांत क्या है? तो मैं ये बात कहकर मेरी बात को यहाँ खत्म करता हूँ। अब इतिहास का सिद्धांत डीएनए है। जब बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम क्या करेंगे, वो सीए एनआरसी लागू करेंगे, तब हमारे तंजीम ने माननीय मोहम्मद मेशराम जी ने ऐलान किया, हम भी चाहते सीए एनआरसी लागू करो, मगर वो डीएनए के आधार पर लागू करो। तब जाकर ये जबरदस्त हथियार है डीएनए। तो डीएनए ने प्रूव कर दिया कि भारत के अंदर रहने वाली एक जमात है जिसका नाम है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नाम बात का नाम है, मगर इनका साइंटिफिक जो उनकी जमात आज वहां रहती है, काले यूरोप और रशिया के मध्य भूभाग में इनकी जमात रहती है, उसका नाम है वेस्ट यूरेशियन पीपल यावनिया कम्युनिटी। यावनिया उनका नाम है, यावनिया स्टेट पैस्टोरलिस्ट। स्टेट पैस्टोरलिस्ट का हिंदी में अर्थ होता है जंगली लोग, असभ्य लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो डीएनए रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण लोग तो विदेशी है ही, मगर उनका नाम आज भी असभ्य जमात है, जंगली जमात है। वो 3.5% है, और 3.5% लोगों ने यहाँ के असल बाशिंदे लोगों को, यानी हम लोगों को आज अछूत बनाया, जंगलों में खदेड़ दिया, अछूतों की 1700 जातियां, आदिवासियों की 800 जमातियां, ओबीसी सबसे ज्यादा ताकतवर कौम है, मगर वो भी तब तक ताकतवर नहीं बनेगी जब उनको 4,500 जातियों के तोड़े गए जातियों को जब तक इकट्ठा नहीं किया जाएगा, तब तक ओबीसी तो टुकड़े में बंटी रहेगी। 6,500 जातियों के टुकड़े में बांटा है। हमारे भाई कह रहे थे कि ब्राह्मणों ने हमको तोड़ा, ठीक है, मगर मुसलमान भी क्यों प्रैक्टिस करता है? तो मुसलमान के अंदर भी घुसे होंगे ना, तो जैन में भी घुसे है, वो तो बुद्धिस्ट लोगों में भी घुसे है, वो तो हर धर्म में घुसे हुए हैं। आपको अगर लड़ना है तो आपस में लड़कर नहीं लड़ा जा सकता, लोगों को दिमाग से तैयार करके लड़ाया जा सकता। आपस में लड़ने का हुनर दुश्मनों का हो सकता है, और इसीलिए आप लोगों को इतिहास अगर करना है तो डीएनए के आधार पर अब इस देश में नई जंग शुरू हो गई है, और वो जंग है विदेशी बनाम मूल निवासी। भारत के मुसलमान मूल निवासी मुसलमान हैं, और उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी का डीएनए एक है। तो ये आज भले ही राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का अधिवेशन चल रहा है, मगर ये बामसेर की एक इकाई है। ऐसे 90 अफसर भी हमने बनाए हैं, तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारी आबादी तो ज्यादा है, मगर हमारे लोगों को बेदार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। थोड़ा दुश्मनों ने लात मारकर बेदार किया, कुछ वाणी से, कुछ प्रचार से बेदार हो रहे हैं, कुछ उधर से मार पड़ने से बेदार हो रहे हैं। तो दोनों तरफ मामला क्रिएट हो रहा है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आभार और धन्यवाद।